हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एके नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम द मिसल लवर। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 20 और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21। बने रहिए एके नोवेल स्टोरी पर। आदित्य का लंदन एना एक्सीडेंट। दूसरी तरफ इकोनॉमी हॉस्पिटल। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। मैनेजर भी शॉक्ड था। अपने सामने लड़की का रिएक्शन देखकर हमेशा से रिस्पेक्ट से मक्खन लगाने वाली उसकी मैम तो फुल बस्ती वाली लड़की हो गई थी। मिस्टर सिंघानिया तो कभी केएस अदिति के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी मैनेजर ने कंप्लीट की। वो अब उसके सामने खड़े होकर हाथों में पकड़ी रिसीट को ही घूर रहा था। डॉक्टर नयन, ओह अब आपकी तबीयत ठीक है, बस आपको और कुछ महीनों के लिए बेड रेस्ट लेनी होगी। हाथों में पकड़ी बिल की रिसीट देखकर तो मैनेजर की आंखें बाहर आने को हुई थी। सच में इतना फेमस हॉस्पिटल है। वैसे यहां रहकर ही उसे वहां के लग्जरियस लाइफ का अंदाजा लग गया था। मैनेजर ने डॉक्टर के जाने के बाद अदिति को देखा और नजरें झुका उस पेपर को देखकर कहा, मैम पहले ही बताया था मैंने आपको क्यों फिजूल के। पर वो आगे की बात पूरी नहीं कर पाया था। अदिति अपनी छोटी छोटी आंखों उसे ही घूर रही थी। आज अदिति को गुस्सा आ रहा था। उसे अपने पास के पैसों से हॉस्पिटल बिल भरना पड़ा। उसका दिल तो जैसे टुकड़ों में बट गया था। इतने सारे पैसे उसके अकाउंट से जाते देख उसके सारे खर्च केविन कितना इजीली उठाता है। आज ये भी लेता तो क्या होता। ये शख्स यहाँ आकर चला गया था, तभी उसे उससे पैसे लेने चाहिए थे। उस दिन वो किया होता तो आज उसको ये दिन देखना नहीं पड़ता। पहली बार केएस ने उसे इतना इग्नोर किया था। पर क्यों आज से और 6 महीने के लिए वो काम पर नहीं जा सकती थी। उसे रेस्ट की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर ने ऐसे बताया था। इस हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाला भी केविन ही था, इसलिए अदिति ने सारी लग्जरियस चीजों का लुत्फ उठाया था। पर आज उसे अपनी ही होशियारी भारी पड़ गई थी। उसे कहाँ पता था उसका बिल उसे ही पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता तो वो कितनी खुश होती। अदिति का मुंह लटक गया था। उसे आदत थी केविन के पैसों पर जीने की, ऊपर से उसे जाने का इंतजाम भी खुद करना पड़ा था। फ्लाइट की भी बुकिंग उसे ही करनी पड़ी। यहाँ वो रह नहीं सकती थी। यहाँ रहेगी तो बस 2 महीने भी ही लगने थे उसके अकाउंट को खाली होने में। अदिति ने अपने बाकी टीम के पहले ही घर भेज दिया था। वही तो उन लोगों का भी सारा खर्चा उसे आज भरना पड़ता। लंदन एयरपोर्ट जेट लैंड हुआ। आज वो जल्दी आया था। केविन ने उसके लिए प्राइवेट जेट जो भेजा था। आज भी आदित्य पहले जैसा ही था, मस्तीखोर, बस थोड़ा सा चेंज हुआ था उसकी पर्सनैलिटी में। पर आज भी उसकी आंखें किसी को धुतती है यही लगता। आदित्य ने आंखों पर काले चश्मे चढ़ाकर बड़ी स्टाइल में आदित्य ने हाथ में पकड़ा कोट कंधों पर डाल लिया था। एयरपोर्ट पर मौजूद सारी लड़कियों की नजरें उस पर अटक गई थी। और इसी बात का मजा आदित्य हमेशा से उठाते आया था। पर आदित्य को कभी किसी में आज तक इंटरेस्ट आया नहीं था सिवाय उस ग्रीन आंखों वाली लड़की के जो उसके साथ कैब में बैठने के लिए लड़ी थी। जब भी वो कैब को देखता उसे उसकी याद आती थी। वो पल फिर एक बार आएगा तो क्या होगा। कुछ ख्यालों में खोया आदित्य पीछे से आए मैनेजर की आवाज सुन प्रेजेंट में आया था। तब तक वो लोग एयरपोर्ट के लॉजिंग एरिया में निकल आए थे। ये भाई का फोन क्यों नहीं लग रहा है। कुछ परेशानी के भाव के साथ आदित्य फोन में देखकर बार बार कॉल लगाने की कोशिश करने लगा। ऐसा कुछ आदित्य के साथ बार बार होता था। पास में खड़ा मैनेजर मिलन भी कितनी देर से ट्राई करके देख चुका था, पर उसकी भी बात केविन से नहीं हो पाई थी। उन लोगों को करीब 20 मिनट हो गए थे यहाँ आए हुए, पर सर उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। गुस्से में आदित्य ने फोन को देखा। वो अपना कोट कंधे पर टांग कर बाहर की ओर चला आया। एक तो उसे इतनी इमरजेंसी बुलाया और ऊपर से बताया नहीं उसे यहाँ लेने कोई आएगा कि नहीं। गुस्से में आदित्य ने दांत किटकिटाते हुए कहा, इंडिया से लंदन आने के लिए जेट भेजा और यहाँ से होटल तक। क्या अब पैदल चला जाओ। यहाँ मुझे लेने कार भेजना भूल गए हैं। ऐसे अपने आप में बड़बड़ाते हुए आदित्य ने यहाँ वहां देखा। उसके साथ ज्यादा लोग नहीं थे, बस 4 ही लोग थे जो केविन ने उसकी सिक्योरिटी के लिए रखे हुए थे। आदित्य ने पास में खड़े उसके मैनेजर को देखा जो उसे ही देख रहा था। आदित्य मैनेजर को देखकर बोरियत भरे लहजे में मन में बोला, इस बेवकूफ को भी मेरे गले में बांध दिया है। एक्शन मोड इसका तब ऑन होता है जब हम कहें। मुझे इतना पता होता तो उसे क्यों लेकर घूमता। अब वो बात अलग है जब ये भाई के साथ था, पर भाई कुछ ज्यादा ही होशियार है। पर मैं नहीं, अगर मैं भी उनकी तरह होता तो उनकी जगह में नहीं होता। दूसरा केएस बनकर। अब बस मुझे देखते रहना है या कैब भी लेकर आओगे। आदित्य ने दिमाग में चल रहे ख्यालों को फुल स्टॉप लगाकर मिलन से कहा। मिलन हड़बड़ी में जिसे बातें सुनकर काम करने की आदत थी, उसने आदित्य को देखा और हल्की सी स्माइल कर कहा, ओह सॉरी सर, पर कैब क्यों। वो केएस कार नहीं भेजने वाले। आदित्य की शक्ल रोने जैसे हो गई थी। इतनी देर से चल क्या रहा था। ये आदमी है या। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था,
पर इस शख्स के सामने उसे कुछ भी कहना व्यर्थ लग रहा था। मतलब खुद अपने आप को परेशान करना। आदित्य को लग रहा था उसका नहीं पर खुद का ही सर दे मारे, ऐसा कैसा मैनेजर दिया था उसके भाई ने उसे जिसे समझ आता ही नहीं। आदित्य ने एक बार उसे देखा और आगे कुछ नहीं कहा और खुद आगे बढ़कर एक कैब ड्राइवर को रुकवाया। पर वो भी बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने बाकी लोगों को अपने साथ आने का मौका नहीं दिया। बाकी लोग हवा से बातें करते हुए चले जा रही कैब को देखते ही रह गए थे। आदित्य ने आंखों से शेड्स हटाई और यहां वहां देखने लगा। उसे अब जाकर इतने दिनों बाद लग रहा था वो खुली सांस ले रहा है। सच में ये लोग कितने इरिटेटेड करते हैं। कुछ देर हुई थी कि इतने में कैब ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगाया। उस सुनसान जगह में बस उस कार की कर्कश आवाज और किसी की जोर से चीखने की आवाज भी सुनाई दी गई थी। अपने ख्यालों में खोया आदित्य आगे जाकर पैसेंजर सीट पर बड़ी तेजी से गिरा। उसे समझ नहीं आया वो कैसे आगे गिरा। डैशबोर्ड से उसका सर टकराते टकराते बचा था, ना ही उसे संभालने का मौका मिला था। अभी अभी हुआ क्या है। उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से चल रही थी। पूहस ही तेज चलती कार से आदित्य को बचपन से डर लगता था। एक पल आदित्य को लगा उसकी जान ही निकल गई है। वो सही से बैठते हुए खुद को महसूस करने लगा और साइड ड्राइवर सीट पर बैठा ड्राइवर उसकी ये हरकत देखकर उसे बड़ी अजीब नजरों से देखते हुए सामने देख रहा था। इस समय रात के 2 बजे हुए थे, इसलिए सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कैब की सामने की लाइट भी ऑन ऑफ हो रही थी, जिस वजह से और भी डर का माहौल लग रहा था। पर वही कैब के सामने एक शख्स रोड पर खून से लथपथ पड़ा था और दूसरा उसके साइड बैठा बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। बाहर से आती आवाज ध्यान से सुनकर ही आदित्य ने अपने पास बैठे ड्राइवर को देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के बादल छाए हुए थे। दोनों भी डर से एक दूसरे को देख रहे थे। कौन होंगे वो लोग जिनका एक्सीडेंट आदित्य बैठे कार के सामने आकर हुआ है? क्या होगा आगे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22। बेचैनी, मौत, डर। दूसरी तरफ इकोनॉमी हॉस्पिटल। मिष्टी को मिलने के चक्कर में नील अपने होटल भी नहीं गया था। वहीं पर डॉक्टर वसीम ने उसके लिए एक रूम अरेंज कर दिया था। नील भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था सामने वाले लोगों से उसे कुछ जवाब मिले। पर पूरी रात बीत गई थी, उनको कोई जवाब नहीं मिला था। नील के आंखों में नींद नहीं थी। जब से उसे मिष्टी के बारे में पता चला था, तब से उसके दिल की धड़कन रुकने की नाम नहीं ले रही थी। उसके आंखों में आई चमक ही बता रही थी वो मिल गई है। जब से उसने खुशी के साथ काम करने वाली नर्स की बात सुनी, और खुशी के साथ है। नील के खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। इस खुशी में उसे रात भर नींद भी नहीं आई थी। नील ने फोन पर टाइम देखा तो सुबह के 7 बज गए थे। दोनों साथ में है, ये पता चलते ही उसने कितनी बार खुशी को फोन करने की कोशिश की, पर वो नहीं लगा। अब नील को घबराहट होने लगी थी। उसने वाहिद को फोन करके बुलाया। रात में ये सब कितनी बार कर चुका था नील। उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। दूसरी तरफ सुबह के 7 बज गए थे। रात भर इन लोगों ने इंतजार किया था। अरमान का सर अब भी सोफे के किनारे पर था। उसकी आंखें बंद थी, तो बाकी लोग खड़े उसे देख रहे थे। अरमान के साथ साथ उसकी माँ भी उसके साथ लिविंग एरिया में मौजूद थे। उन 2 लड़कियां जिस कमरे में थी, उस पर नजर बनाए हुए। तभी अरमान का फोन रिंग हुआ और उसकी आंखें खुली। अरमान ने अपने फोन की बेल सुनी। वो वही टेबल पर रखे हुए बजे जा रहा था। अरमान अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसने फोन को देखा तो उसकी एम्ब्रोस सिकोड़ गई थी। देखकर लग रहा था जरूर कोई टेंशन वाली बात होगी। झट से फोन उठाकर कानों पर लगाते हुए बोला, क्या बात है? दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था। अगले ही पल अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने कुछ 5 मिनट ही फोन के दूसरी तरफ की बातें सुनी और जल्दी से फोन कट करने से पहले बोला, तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाओ। अरमान की बात सुनकर पास में बैठी फातिमा जी भी खड़ी हुई। उन्होंने अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सोचा, लगता है बहुत बड़ी बात हो गई है। उन्होंने उस रूम में लगी बड़ी सी दीवार की घड़ी को देखा। सुबह के 7 से 10 बज गए हैं, अभी तक डोर नहीं खुला, तो ये लड़कियां इतनी देर कर क्या रही है? उन्हें थोड़ा अटपटा तो लगा। तभी उनकी नजरें अरमान पर पड़ी, जो बाकी लोगों को फोन कर इंट्रोडक्शन दिए जा रहा था। अरमान ने बेसब्र होकर अपने सामने खड़ी औरत को देखकर कहा, हम और इंतजार नहीं कर सकते। वो डॉक्टर जिसने हमें उस लड़की को ढूंढने कहा था, वो तो है ही, ऊपर से पुलिस भी। अब दोनों लड़कियों को पूरी पुलिस फोर्स के साथ वो सिंघानिया भी ढूंढ रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना होगा। फातिमा परेशानी के साथ, लड़कियों को भी साथ लेकर जाना है क्या? अरमान ने फातिमा को अजीब नजरों से देखा और कहा, हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो बेशक हम उनको भी साथ लेकर जाएंगे। पहली बार किसी ने हमारे चेहरे देखे हैं, इसलिए आप अपना सामान पैक करिए। फातिमा जी ने भी अरमान देखकर हाँ में सर हिला दिया। अरमान शर्ट की स्लीव्स ऊपर चाहते हुए अपने लोगों को देखकर बोला, हमें यहाँ बाहर कब तक बैठे रहेंगे? अरमान जो टेबल की चेयर पर बैठा था, वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उस रूम के सामने खड़े होकर उसने 2 से 3 बार डोर पर नॉक किया, पर अंदर से किसी ने भी आवाज नहीं दी। देते भी कैसे, कोई तो अंदर होना चाहिए था। अरमान ने अपनी नजरें उठाकर उस औरत को आवाज लगाई, जय सामान पैक करने गई थी। वो बाहर जल्दी से निकल आई थी।
उन्होंने अभी तक अरमान के बाहर खड़ा देखा तो समझ गई थी उन्हें क्या करना है। वो वहां से चली गई और बस 2 मिनट में वापस आ गई। अब उसके हाथों में बड़ी सी चाबियों का गुच्छा था। अरमान ने उनके हाथों उस कमरे की कीली जो उन्होंने आते ही अरमान के हाथों में थमा दी थी। पर ये क्या, पर वो लग नहीं रही थी। उस गुच्छे में कहीं सारी चाबियां एक जैसे ही थी। अरमान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आपको इन पर नंबर डालकर रखना था। वो औरत आज थोड़ी सहम गई थी। उनको देखकर नहीं लग रहा था वो माँ बेटे हो गए। आज दोनों का कुछ अलग ही रूप सामने आ रहा था। करीब 10 मिनट मशक्कत के बाद लॉक खुला। उसके साथ ही अरमान रूम के अंदर चला गया। पर पूरा रूम खाली नजर आ रहा था। बेड भी खाली पड़ा हुआ था। अरमान गुस्से में चीख पड़ा। तभी बाहर से उसके सारे लोग अंदर आ पहुंचे। किसी को भी ये नहीं लगा था वो लड़कियां इतनी आसानी से वहां से भाग सकती है। अरमान ने अपने पीछे खड़े लोगों को देखकर लगभग चीखते हुए कहा, कहां गई वो दोनों। पर इस बात का जवाब किसी के पास नहीं। ये हुआ कैसे सोचकर ही अरमान का बदन गुस्से से कांप रहा था। आज तक उसके चंगुल से कोई भी भाग नहीं पाया था। तो ये कैसे। ढूंढो उन लोगों को, उसने ऑर्डर दिया। फातिमा जी, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पता वही क्यों, पर अनचाहे डर में उनका पूरा बदन कांपने लगा था। उन लोगों में से कई लोगों ने पूरे 2 रूम छान मारे, बाथरूम टॉयलेट भी, पर दोनों लड़कियां वहां नहीं थी। वही अरमान की नजरें फातिमा जी पर रुक गई। अरमान की नजर इतनी खतरनाक थी। फातिमा जी डर से पीछे पीछे खिसकते हुए वहां से भागना चाहती थी। पर अरमान के आंखों के इशारे से जो लोग बाहर निकल गए थे, वो लोग जाते हुए दरवाजा बंद करके चले गए थे। गुस्से में बौखलाया अरमान ने जोर से चीखते अपने पैर फातिमा जी के और बढ़ाए, पर चलते हुए उसकी नजरें शिकार पर ही थी। अपने लोगों को इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, वो लोग कहीं भी हो, जाकर उन लड़कियों को किसी भी कीमत पर लेकर आना है। वो छूटनी नहीं चाहिए। तब तक वो फातिमा जी के करीब आकर खड़ा हो गया था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए उनको देखकर कहा, कहाँ गई वो लड़कियां। फातिमा जी की सांसें अटक गई थी। उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में कहा, डेविल हम नहीं जानते, और नामे सर हिलाया। लेकिन उनके ये कहने पर भी अरमान पर कोई असर नहीं हुआ था। उसकी वो खतरनाक नजर बस एकटक उनके चेहरे पर रुकी हुई थी। अरमान की ऐसी एकटक नजरों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने फिर से कहा, मैं मां हूं आपके लिए, वो नहीं जानती है। पर तब तक अरमान ने हाथों में गन पकड़कर वो उनके माथे पर पॉइंट करके कहा, मां बस नाम की कोई रिश्ता नहीं है हमारा। और रही बात लड़कियों की, कैसे पता नहीं है, जरूर पता होगा। फिर मिस्टीरियस स्माइल कर बोला, सबके लिए रूल एक ही होता है। खिड़की में इलेक्ट्रिक पावर होता है। वो कैसे बंद हुआ और वो लड़कियां भाग कैसे गई। अब फातिमा जी की आंखें डर से फैल गई थी। अरमान का शक करना भी जायज था। उन्होंने झट से उस खिड़की की और गर्दन घुमाकर देखा और उनको उनकी गलती समझ आ गई थी। पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था उन लड़कियों से इतनी प्यार से बात करने पर भी वो यहां से भागने का सोच सकती है। पर उनके सोच पर अरमान ने लगाम लगा दिया था। उसने फातिमा जी के माथे के बीचों बीच गोली मारी थी, जिसकी आवाज बाहर तक सुनाई दी थी। तुरंत सब लोग वहां से निकल गए। उस घर में बची थी तो फातिमा जी की बॉडी। दूसरी तरफ रोड जो रात में सुनसान थी, वो सुबह होते ही अब लोगों के आने जाने से फिर से शुरू हो गई थी। केविन कार के अंदर बैठा अब भी सिगरेट के कश लेते जा रहा था। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था वो पता नहीं कितने दिनों से सोया नहीं है। उसके दूसरे हाथ में फोन था। उसमें कहीं जगह की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, पर उसमें कुछ मिले ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी रात निकल गई थी। उसके साथ केविन का डर बढ़ता जा रहा था। वो एक सेकंड हर लम्हा केविन का दिल बेचैनी से भरता जा रहा था। और एक दिन निकल गया, पर ना ही पुलिस और ना ही केविन को कुछ भी पता चला मिष्टी के बारे में, जिसके साथ केविन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। 2 लोग ऐसे गायब हो गए थे जैसे वो लोग इस दुनिया का हिस्सा कभी थे ही नहीं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23। 2 मंथ अगो, 2 महीने बाद, मुंबई, कोहिनूर ग्रुप। सुबह के 8 बजे। केबिन का माहौल आए दिन भयानक ही लगता था। फिर उसके बाद वहां से सीईओ की जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती थी। उसके बाद उस केबिन में कुछ टूटने फुटने की आवाज भी तेज हो जाती थी। रोजाना दिन की शुरुआत में ऐसा ही होता। अब कोहिनूर ग्रुप के एम्प्लॉय में डर भर गया था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी वो जाकर अपने हार्टलेस सीईओ की डांट खाकर अपने दिन की शुरुआत करे। विंडो के पास खड़े होकर कानों पर फोन लगाकर खड़े शख्स की आवाज गूंज गई, कैसे नहीं मिली? पूरे 2 महीने से तुम लोगों की मैं यही बकवास सुन रहा हूं। आपके देश से मेरी वाइफ ऐसी गायब हुई है जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं, और आप ऐसे मुझे एक्सक्यूजेस देकर रफा दफा करने का सोच रहे हैं। बोलते हुए केविन की आंखें आग बरसा रही। उसने एक हाथ से टेबल के सिरे को पकड़ लिया था। ये देखकर लग रहा था अब किसी भी पल ये टेबल पलटने वाली है। दूसरी तरफ से वो शख्स बड़ी शालीनता से बोला, मिस्टर सिंघानिया, हमने बहुत कोशिश किया, जो बन पड़ा वो सब कुछ किया है, पर मैडम नहीं मिली। इनफैक्ट इस नाम से कोई भी बाहर नहीं गया है, ना उसका नाम रिकॉर्ड में है। अब आप ही बताओ। तभी दूसरी तरफ से उसी शख्स के पास से एक आवाज सुनाई दी, सर क्या हमें 2 महीने में जो प्राइवेट जेट यहां पर आए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहिए।
हमने सब कुछ चेक किया, बस प्राइवेट जेट को छोड़कर, पर उस शख्स की बात सुने बगैर ही केविन ने फोन काट दिया और अपने असिस्टेंट को फोन कर अगले एक दिन में 2 महीने में लंदन एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट पर जो प्राइवेट जेट उतरे हैं उनकी लिस्ट निकालकर उसको देने के लिए कही। अब असिस्टेंट का सर और एक बार चकराने लगा था। अपने सीईओ की बातें सुनकर पता नहीं 2 महीने में उन लोगों को क्या करना नहीं करना पड़ा था उनकी गुम हुई मैडम को ढूंढने के लिए। पर वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे, जब वो थी तब तो उनके सीईओ को फर्क नहीं पड़ता था, पर जब से वो गायब हुई है तब से तो वो मजनू की तरह हरकतें बनकर कर रहे हैं। काम के सिवाय कुछ भी नहीं था केविन की जिंदगी में। असिस्टेंट अमित ने केविन की बात खत्म होने के बाद उसे आज के पूरे दिन का शेड्यूल बताया। केविन ने बस सुना और बगैर कुछ कहीं ही इसी के साथ केविन केबिन से बाहर निकल गया। उसे जाते देख अमित उसके पीछे दौड़ा, पर चलते हुए भी उसने फोन पर ही इंट्रोडक्शन दिए। बैक टू बैक 4 मीटिंग हुई थी। सुबह 9 बजे से लेकर अगले के 6 बजे गए थे। मीटिंग रूम से बाहर निकल आए केविन को देखकर उसके पीछे भागे आदित्य ने मुंह बनाकर कहा, इतना कोई काम करता है क्या? वो भी पूरा एक दिन। आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, पर हमें लगती है। हम इन इंसान है। पर आगे चल रहे केविन ने एक भी शब्द नहीं कहा और सीधे केबिन के अंदर घुस गया। उसकी आंखें हद से ज्यादा कठोर लग रही थी। ना चेहरे पर कोई भाव नजर आ रहे थे, ना आंखों में कोई इमोशनस। बिना नोक किए केबिन के अंदर आए आदित्य के सर पर फाइल आकर लगी थी। उसके साथ आदित्य के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, आउच। भाई ये क्या है? एक तो कल से पूरे दिन और रात हमें काम में बिजी लगा और अब आपसे बात करने आया हूं, तो आप यहां भी मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। केविन ने एक एम्ब्रोस सिकोड़ कर आदित्य को देखा और उसे देखते हुए बोला, क्यों जाना कहां है तुझे? ऐसे रोज चोरी चुपके जाते कहां हो तुम? आदित्य केविन की बात सुनकर सकपका गया। फिर मन में अपने आप से बोला, हे भगवान, कहीं इनको मेरे सीक्रेट के बारे में पता तो नहीं चला है। ये सोचते हुए वो तिरछी नजरों से केविन को देख रहा था, जो उसे ही इमोशनलेस चेहरे के साथ देख रहा था। सुबह के 6 बजे रहे थे। डॉक्टर अंशिका, आपका समय हो गया है, किसी की आवाज कानों में आते ही हाथों में पहनी घड़ी में देखा और जल्दी से अपनी बैग कंधों पर डालकर मुंह को स्कार्फ से कवर कर बाहर निकल आई। पर बस वो 2 से 3 कदम चली थी, फिर उसी डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, अरे डॉक्टर अंशिका, आपने बताई थी वो मेडिसिन तो लेकर जाओ। आगे चल रही लड़की के पैर एकदम ठहर गए। उसने जल्दी से पलटकर जाकर उस डॉक्टर के हाथों से वो लिफाफा लगभग छीन लिया और वहां से आगे कोई बात किए बगैर भाग गई। पीछे से खड़ी डॉक्टर अपने आप से बोली, ये ऐसी क्यों है? कितनी है? पर इनकी भी अजीब आदत, दिन भर नहीं नाइट शिफ्ट ले रखी है। बाहर निकली लड़की ने एक बार फिर खुद को फोन के फ्रंट कैमरे में देखा। अब उसकी बस आंखें दिखाई दे रही थी, वो भी बस काली गहरी। वो आंखें देखकर लग रहा था उसके पीछे भी उसकी असली आंखें हैं। तभी उसकी नजरें रोड पर चली जाती है। सुबह के 6 बजे थे, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी। इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। बाइक पर जाती एक जोड़ी को देखा, कितने प्यार से बैठे थे दोनों, देखकर लग रहा था दोनों में बहुत प्यार है। क्योंकि पीछे बैठी लड़की बार बार परेशान कर रही थी। दोनों की मस्ती शुरू थी। बाइक थोड़ी आगे जाते ही रुक गई और आगे बैठे शख्स ने बाइक पर ही पलटकर पीछे बैठी लड़की को बाहों में भर किस कर लिया। ये सीन कब से देख रही लड़की ने जल्दी से नजरें उस कपल से हटाकर खुद से बोली, फलक में अपनी जन्नतों के सितारे नहीं, हम उनके हैं, पर वो हमारे नहीं। छोटी सी नाव लेकर उस समुंदर में उतर गए जिसमें तो दूर दूर तक किनारे नहीं। कब आएगा ये दिन मेरी जिंदगी में, या आएगा ही नहीं? वो लड़की दोनों हाथों को समेटे खुद को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, पर उसकी मन में बातें अब भी शुरू थी। अब कब तक चलेगा ये सब? क्या मैं उनको अपना नहीं बना पाई? खुद से सवाल कर वो मेन रोड पर आकर खड़ी हो गई थी। एक ऑटो आकर रुकी और अंशिका उसमें बैठ गई थी। पूरे रास्ते वो शांत थी। करीब 20-25 मिनट बाद वो ऑटो एक सोसाइटी के सामने आकर रुकी। वहां पर बड़ी बिल्डिंग थी। अंशिका ने ऑटो वाले को पैसे दिए और चली गई। करीब 5 मिनट में वो लिफ्ट के सामने खड़ी थी। उसने टॉप फ्लोर का बटन दबाया और बस अगले 5 मिनट में वो उसके फ्लैट के सामने खड़ी थी। डोर बेल बजाते ही अंदर से डोर खुला। सामने खड़ी 37 औरत ने अंशिका को देखकर स्माइल की और किचन में चली गई। अंशिका आगे बंद करके वही सोफे पर बैठ गई थी। वो औरत फिर आकर अंशिका के आगे पानी का ग्लास पकड़ा कर हिचकिचाहट से बोली, अशु मैडम, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती हूँ? वो मैंने तैयारी करके रखी है, बस आपको बनाना पड़ेगा। मैं खाना बनाकर जाती, पर वो मेरे बेटी का जन्मदिन है, इसलिए आज। अंशिका ने उस औरत को देखकर स्माइल कर कहा, ओह। फिर साइड में रखे बैग को खोला और उसमें से कुछ पैसे निकालकर उस औरत को देते हुए कहा, हाँ जाओ दीदू, आप मैं कर लूंगी। वो औरत बड़ी खुश होकर चली गई। उसके जाते ही अंशिका ने डोर लॉक किया और अपने रूम में चली गई। उसके बाद वो फ्रेश होकर सीधे किचन में चली गई। वहां से 2 कप कॉफी लेकर वो उसके साइड वाले रूम में आ गई थी। डोर खुलते ही आंखें बंद करके लेटी लड़की ने आंखें खोली और स्माइल के साथ कहा, मिष्टी तुम आ गई? हाँ, ये और कोई नहीं, मिष्टी मुखर्जी है। और बेड पर लेटी लड़की खुशी मेहता है। क्या होगा आगे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 24। ला इलाज बीमारी, राज। मुंबई।
आदित्य केविन के सामने खड़ा था, पर उसे उसके सवाल का जवाब क्या दे, ये समझ नहीं आ रहा था। कहीं उसका भाई उसके सीक्रेट के बारे में पता तो नहीं कर चुका है, क्योंकि जब से आदित्य लंदन से वापस लौटा था, वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। जो बात केविन ने नोटिस तो की थी, पर वो खुद अपने कामों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे किसी और बातों पर ध्यान देने के लिए समय नहीं था। उस दिन आदित्य की मुलाकात केविन से नहीं हुई थी, ना उससे बात, इसलिए आदित्य ने वो दिन एक राज ही रखा था। ना ही उस दिन का जिक्र कभी उसने किया था। 2 महीने में कितनी बार ये बात केविन ने उससे करने की कोशिश की, पर दोनों की बातें आगे बढ़ नहीं पाई थी। या तो आदित्य बहाना बनाता, नहीं तो कोई काम आ जाता। केविन ने ये बात नोटिस की थी। उसका भाई उस दिन आया भी था या नहीं, और आया तो वो वापस कब आया ये भी नहीं पता था। खुद केविन भी मिष्टी के ढूंढने में लगा हुआ था। अभी मिष्टी के बारे में सिंघानिया फैमिली में किसी को कुछ नहीं पता था। ना आदित्य को सब कुछ केविन ने सीक्रेट रखा था, वो तो बस उसके मिलने का इंतजार कर रहा था। केविन और कोई सवाल करता, इतने में उसका फोन रिंग हुआ और केविन ने फ्लैश हो रहे नाम को देखकर आदित्य को जाने का इशारा किया। इधर आदित्य केबिन से बाहर ऐसा भागा कि जैसे कोई भूत पीछे पड़ा हो उसके। बाहर निकलते ही आदित्य ने चेस्ट पर हाथ रखकर खुद से कहा, बच गया, और थोड़ी दूर उनके सामने रुकता तो सच मेरे मुंह से जरूर बाहर आता। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए, पर ये बात समझ नहीं आ रही है। भाई इतने अजीब क्यों है गए हैं? उस चुड़ैल के फोन भी उठाने बंद किए हैं। ये आदित्य ने 2 महीने में कितनी बार देखा था। केविन ने अदिति के फोन को उठाया नहीं था। आदित्य अब तक कोहिनूर से बाहर निकल आया था। उसने हाथ में पहनी घड़ी में देखते हुए स्माइल कर खुद से कहा, चलो उनसे मिलकर आते। 2 दिन से जा नहीं पाया था। दूसरी तरफ मिष्टी रूम के अंदर आ गई थी, कॉफी कप टेबल पर रखकर। कैसा रहा तेरा आज का दिन खुशी? बेड ऊपर सेट करते हुए कहा। वो बेड इस तरह से सेट किया था कि लेटा हुआ शख्स बैठने के पोजीशन में आ जाता है। खुशी ने मिष्टी के सवाल पर फीकी स्माइल चेहरे पर लेकर कहा, कैसा होगा? बिस्तर पर पड़े पड़े किसका दिन गुड होगा? बहुत बोर हो गई हूं, इससे अच्छी तो मौत होगी। मिष्टी जोर से बोली, शट अप खुशी, आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। उसको बुरा तो लगा था, पर वो क्या करती। अभी के खुशी की सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो ऐसी बातें सोचने पर मजबूर हो जाती थी। खुशी ने कप पकड़कर एक सीप कॉफी का लिया, पर उसकी नजरें मिष्टी के मायूस चेहरे पर अटकी हुई थी। शायद उसकी बातों से वो हट हुई थी। उसने कप हाथ में पकड़ लिया और अपने मन आए ख्यालों को जुबान पर लेकर बात शुरू करने का बहाना ढूंढने लगी। ये तो वो बहुत दिनों से पूछना चाहती थी मिष्टी से, पर पहले बोल नहीं पाई थी। पर आज बड़ी हिम्मत कर उसने बोला, कब तक ये सब चलता रहेगा? तुम मुझे कहीं और छोड़ आओ। मिष्टी ने गुस्से में खुशी को देखा था, ना समझी में खुशी को देखा, जैसे पूछ रही हो तुम कहना क्या चाहती हो। फिर गुस्से में खुशी के देखकर कहा, ऐसा आज बोली हो फिर कभी मत बोलना। खुशी ने नजरें नीचे कली और आगे बोली, और नहीं तो क्या? सच ही तो है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? अब मुझे नहीं लगता मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगी। तुम क्यों मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रही हो? बात करते हुए खुशी का गला भर आया था। उसे अपनी इस हालत पर रोना आ रहा था। मिष्टी ने हल्की सी चपट खुशी गालों पर मारते हुए उसे गले से लगा लिया। तभी खुशी चिल्लाते हुए बोली, अरे मैं मर जाऊंगी यार, पता है ना मुझे चोट आई है। मिष्टी खुशी की बात सुनकर जल्दी से पीछे हटकर सॉरी सॉरी बोली और अपने आंखों से आंसू साफ कर आंखें बड़ी कर बोली, बस कर नौटंकी, तुझे चोट तो पैरों पर लगी है, पर लगता है उसका असर अब तेरे दिमाग पर भी हो गया है। खुशी ने प्यार से मिष्टी को देखा और स्माइल कर बोली, सच में तेरी जैसी दोस्त हर किसी को मिले, जहां अपने ही दुश्मन बने वहां किसी से भी हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब खुशी के आंखों में भी आंसू भर आए थे, और कुछ दर्द भरे इमोशनस भी। खुशी सामने दीवार को ताकते हुए बोली, पता है ना मेरी बीमारी कैसी है? वो कभी ठीक होगी भी या नहीं पता, इसलिए तो घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया, और वो बात मुझे अब पता चली। मिष्टी ने खुशी के मुंह पर हाथ रखकर उसे आंखें दिखाई, और गुस्से में उसके चेहरे को देखकर बोली, बस कर बकवास, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, मैं जो चाहे करूंगी पर तुझे ठीक करके रहूंगी। क्वोट। फिर खुशी को देखकर नाराजगी जताते हुए बोली, तू एक डॉक्टर होकर हार मान रही है? पता है ना हमें क्या सिखाया जाता है? हम हार नहीं मान सकते अपने आप को, हमें इस तरह मोटिवेट करना चाहिए कि चाहे कोई भी बीमारी है हम उससे उभर कर बाहर आ सके, और सामने वाले को भी ठीक कर सके। आधी हिम्मत तो हमारे खुद के यकीन पर होती है। खुशी मिष्टी को देखकर हल्की सी स्माइल कर बोली, ऐसा होता तो सारे लोग खुद पर यकीन कर घर बैठे बैठे ठीक होते, ना कि हॉस्पिटल। और सारे हॉस्पिटल ऐसे ही खाली पड़े दिखाई देते, ना ही उसमें कोई पेशेंट होता। फिर खुद आगे जारी रखते हुए बोली, क्योंकि यकीन से बीमारी ठीक हो जाती है। ये सोचकर और खुद हंसने लगी। शायद वो खुद पर हंस रही थी। खुशी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्यों नहीं, उसका इलाज है। पर वो ऐसा हम दोनों मिलकर भी 10 साल तक काम करें फिर भी इतनी मोटी रकम नहीं खड़ी कर सकते, और वो लोग ना ही खाली बैठे होंगे जो हमारा इलाज ऐसे ही मुफ्त में करा देंगे। चलो मान लिया पैरों की चोट ठीक भी हो जाएंगी, पर उसला इलाज बीमारी का क्या? उसकी वजह से मेरी चोट जल्दी ठीक नहीं होती है, मैं और तुम डॉक्टर बने ही क्यों? उसके सवाल का जवाब कहां से दे? मिष्टी को भी रोना आ रहा था।
उसने अपने होठों को भींच लिया था, इसलिए उसकी आवाज बाहर नहीं रही थी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पीड़ित के नर्व सेल्स और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। समय पर इलाज न मिलने की वजह से मरीज की जान भी जा सकती है। इसके इलाज के इंजेक्शन की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए में मिलती थी। खैर, आगे देखते हैं क्या होगा। दोनों के आंखों में आंसू थे। मिष्टी को वहां रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो जल्दी से कॉफी कप उठाकर रूम से बाहर निकल आई और वही दीवार के सहारे खड़ी होकर आंखें बंद करके रोने लगी। वो खुशी के सामने रोकर उसकी हिम्मत कम नहीं करना चाहती थी। यही तो एक थी जो उसके लिए खास और दिल के करीब थी। उसे आजादी देने के लिए वो कितना कुछ करके गई। अब उनकी दोस्ती निभाने की बारी उसकी है। वो पीछे नहीं हटेगी। इतने में डोर बेल बजी। मिष्टी ने जल्दी से आंसू साफ किए और हाथ में पकड़े कप किचन के अंदर रखकर डोर खोलने के लिए आ गई थी। डोर खोलते ही डोर पर हाथ में कहीं सारे फ्रूट्स बैग लेकर आदित्य चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर खड़ा था। मिष्टी ने उसे देखा और हल्की सी स्माइल करके कहा, अरे सर आप। आदित्य ने मिष्टी को देखकर स्माइल कर कहा, अंशिका जी आप मुझे अंदर तो आने दीजिए, हम अंदर भी बात कर सकते हैं। इतने में मिष्टी साइड हो गई और उसे देखकर बोली, अरे नहीं सर, आपका ही घर है जो आपने हमें रहने के लिए दिया है। यहाँ आने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है। तब तक दोनों भी अंदर आ गए थे। मिष्टी ने डोर बंद किया था। आदित्य ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपने कदम खुशी के रूम की ओर मोड़ दिए और अंदर जाते हुए मुंह फुलाकर बोला, देखिए डॉक्टर साहबा, आपकी सिस्टर फ्रेंड भी मानती है और हमें सर भी कहती है। मिष्टी अंदर आकर, अरे नहीं आदित्य जी, आप बुरा मान गए। हम आपको बुरा फील नहीं करवाना चाहते थे। उस दिन आप नहीं होते तो शायद हम भी यहाँ नहीं आ पाते। अब आप लोगों को समझ आया होगा, उस दिन एक्सीडेंट हुआ, उस कैब के सामने वो शख्स खुशी थी। और मिष्टी ने आदित्य को अपना नाम अंशिका मेहरा बताया है और खुशी को अपनी बहन। आगे पता चलेगा आपको सब कुछ, थोड़ा और सब्र करो, सारा सस्पेंस बाहर आ जाएगा। मिष्टी, वहां उस दिन आप हमारी हेल्प नहीं करते तो। आदित्य ने मिष्टी की बात को बीच में काटकर कहा, नहीं अंशिका जी, वो तुम्हें अपने कार से हुए एक्सीडेंट का हर्जाना भर रहा हूं, समझ लीजिए। आपकी बहन मेरी कार के सामने आई थी, बस उसका प्रायश्चित कर रहा हूं और क्या। खुशी बड़े गौर से दोनों को देख रही थी। आदित्य के दिल में मिष्टी के लिए फीलिंग है, वो समझ गई थी। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है जो इतनी जान जोखिम में डालकर उनको दूसरे देश से यहाँ लेकर आए। वही मिष्टी ने उसे उस दिन दोनों की मुलाकात का किस्सा भी सुनाया था। अब खुशी श्योर थी, ये मदद तो बस बहाना है मिष्टी के करीब आने के लिए, नहीं तो कौन कैब से हुए एक्सीडेंट को अपने सर ले लेगा। आदित्य खुशी को देखकर, तो चलो इसी बात पर हमें आपके हाथ से कॉफी भी पीनी है और सुबह का ब्रेकफास्ट भी करना है। मिष्टी ने सर हिलाया और बाहर निकल गई। वही दोनों भी बातों में लग गए थे। यहाँ पर आदित्य रोज आता था, वो भी चोरी छुपकर। आदित्य के आने के बाद खुशी से बातें करता था, इसलिए उसका मूड भी ठीक हो गया था। आदित्य का पूरा नाम दोनों को पता नहीं है, ना ही दोनों ने पता करने की कोशिश की। वो तो अपने ही आप में इतनी उलझी हुई थी कि किसी और के जिंदगी में क्या चल रहा है कब और क्या पूछती। देखते हैं कब तक सब कुछ छुपा रहता है, कब राज से पर्दा उठेगा। जब आदित्य को मिष्टी की असलियत पता चलेगी तब क्या होगा। दूसरी तरफ एवरीथिंग हॉस्पिटल का सबसे टॉप फ्लोर, जहां रूम के साथ सारी रहने की व्यवस्था की गई थी। वही दो लोग आमने सामने बैठे हुए थे। नील ने अब भी अपनी कोशिश जारी रखी थी। वही उसके सामने अरमान ने हाथों में पकड़ी सिगरेट पीते हुए कहा, वो दो दोस्त हैं या और कुछ। नील जो इन्फॉर्मेशन देख रहा था, उसके हाथ एकदम से रुक गए थे। वो आज भी अपने आप को कैसे रहा था। पता नहीं क्यों उसने इस इंसान से मदद लेने की सोची। उस वजह से उसे पुलिस से बचाव करते हुए अरमान का भी अपने साथ लेकर आना पड़ा था। कहीं खुशी को खतरा तो नहीं, क्योंकि नील के ये बातें पता चली थी। केविन अब भी किसी दो लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कहीं वो खुशी को तो नहीं ढूंढना चाहता, इसलिए वो अरमान को लेकर आ गया था। उसने तो मिष्टी और केविन दोनों का कोई कनेक्शन हो सकता है ये सपने में भी नहीं सोचा था, पर वही सारी बातें अब अरमान को क्लियर हो गई थी। उसे सारा सच 2 महीने पहले ही पता चला था, पर उसने अपने फायदे के लिए कोई भी बात नील को क्लियर करने की कोशिश नहीं की। वो सिंघानिया फैमिली का कोई पुराने दुश्मन में से था, जिसे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना था, इसलिए वो यहाँ वापस लौटकर आया था। नील का टीम का मेंबर बन। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 25, लवलेस लवर, मुंबई। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। मिष्टी का रूटीन शुरू था और खुशी के लिए तड़जोड़ करने की कोशिश वो कर रही थी। वही आदित्य एक दिन बाद आने लगा था। वो नहीं चाहता था उसके भाई को उसके बारे में पता ना लगे, इसलिए वो भी फेस कवर करके ही अपने बॉडी गार्ड्स को चकमा देकर आने लगा था। अभी तक तो मिष्टी के काम में लंदन की तरह कोई भी रुकावट नहीं आई थी, नहीं तो डॉक्टर वसीम से वो बहुत तंग आ चुकी थी। पर यहाँ पर एक सुकून था। वही मिष्टी ने आपनू मामाजी को भी तलाशने की कोशिश की थी, पर उसे एक बड़ी बात पता चली थी, उसके मामाजी कुछ 1 महीने पहले ही उस जगह से चले गए थे। पता नहीं क्यों, पर अब मिष्टी को डर लग था, कहीं ये सब उसके पति ने तो नहीं किया है। वही उसके दिल में केविन के लिए नफरत भर गई थी। हॉस्पिटल, सुबह का समय। डॉक्टर आपका टाइम भी हो रहा है।
सुष्मिता ने कहा। साथ चल रही डॉक्टर के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हम। माथे पर छोटी सी बिंदी और टन की व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन की साड़ी जो उसके गोरे बदन पर और भी खूबसूरत लग रही थी। आंखों में सीरियसनेस, चेहरे की वो हल्की सी स्माइल बड़ी खूबसूरत थी। पर अगले ही पल वो उस मास्क के पीछे छिप गई। व्हाइट एप्रोन पहने, पैरों में फ्लैट बूट, उस मास्क से बस काली आंखें नजर आती थी जो बेहद शांत महसूस होती थी। बालों का बन बना हुआ था, उस वजह से उसकी वो गोरी गर्दन बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस उस पर अब कोई भी निशान नहीं थे, इसलिए वो और भी खूबसूरत लग रही थी। हाथों में पहनी सिंपल सी वॉच में टाइम देखकर चेहरे पर मास्क पहने डॉक्टर अंशिका सबको एग्जामिन कर रही थी। साथ में 2 मेल और 2 फीमेल स्टाफ भी था जो उसकी हेल्प कर रहा था। ग्राउंड फ्लोर डॉक्टर स्टाफ मेंबर कम होने की वजह से अंशिका को इमरजेंसी पेशेंट को देखने यहां आना पड़ा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। उसे 7 बजे निकलना भी था, पर सुबह का समय होने की वजह से डॉक्टर कम थे और पंशेट ज्यादा होने की वजह से उस पर ही सारा वर्कलोड आ गया था। पर यह काम अंशिका को दिल से पसंद था, इसलिए वो कभी भी ना नहीं करती थी, बस करती जाती। बस वो सबके नजरों में आने से बचना चाहती थी और वही करती थी। आज भी वो वही किए जा रही थी। पूरे वार्ड में लगभग 30 पेशेंट थे। उनकी जांच करके उनको मेडिसिन तो किसी को इंजेक्शन लगाना था। बस अब 3 लोग बचे थे, जिनमें छोटे बच्चे शामिल थे। आशिका एक से बात करके उसे एग्जामिन कर ही रही थी कि तभी किसी की मर्दाना आवाज सुनाई दी। डॉक्टर अंशिका, अब क्या आपकी शिफ्ट खत्म होने वाली है? डॉक्टर सुभाष शर्मा ने अंशिका से सवाल किया। डॉक्टर सुभाष, जो अंशिका को पसंद करता था, उससे महज 2 साल बड़ा हंसमुख स्वभाव का इंसान, ऐसा कि उसे कोई भी पसंद करे। वो इस हॉस्पिटल में 5 सालों से था, पर अंशिका मेहता उसे आते ही पसंद आई थी, इसलिए वो बस उसके पीछे ही लगा रहता था। उसकी शिफ्ट डे की और अंशिका की नाइट की कुछ वजह ये भी थी, मिष्टी किसी के भी नजरों में नहीं आना चाहती थी। भले ही मिष्टी ने आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस डाली थी, फिर भी उसकी खूबसूरती किसी से भी छिपी नहीं थी, जो वो बस बाहर निकलते हुए ही लगाती थी। हॉस्पिटल के बाहर निकलते ही वो अपने मुंह पर स्कार्फ बांध लेती थी। बहुत कुछ है, पर आप लोग सब्र नहीं कर रहे हो। पर कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। प्लीज विश्वास रखना, जो होगा जल्दी और अच्छा ही होगा। अब आगे। डॉक्टर अंशिका ने आगे मुंह होने की वजह से आंखें बंद की और गहरी सांस छोड़ते हुए खुद में बुदबुदाए, ये डॉक्टर आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? 6 बजे, पर इनका टाइमिंग तो 9 बजे का है। तभी और एक बार डॉक्टर की आवाज कानों में पड़ी तो जल्दी से अंशिका ने खुद के ख्यालों को साइड किया और सामने पेशेंट को देखकर स्माइल कर पलट गई। और हल्की सी स्माइल होठों पर लेकर, ओह सॉरी डॉक्टर, वो मेरा ध्यान नहीं था। फिर उसे ग्रीट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आप और इतनी जल्दी कैसे? आपका रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का है ना? दोनों की बात और आगे बढ़ पाती कि इतने में बाहर से 2 लोग चिल्लाते हुए अंदर की ओर भागे। उनमें से एक दोनों डॉक्टर को देखकर, क्योंकि दोनों भी में डोर के सबसे पास वाले वार्ड में ही खड़े थे। वो शख्स ड्रेसिंग देखकर तो ड्राइवर ही लग रहा था। तभी डॉक्टर सुभाष ने जल्दी से आवाज लगाई और बाहर स्ट्रेचर ले जाने का ऑर्डर दिया। 2 में स्टाफ जल्दी से भागा, वही दोनों डॉक्टर भी इमरजेंसी एक्सीडेंट केस था, इसलिए वो लोग भी जल्दी आ गए थे। सिंघानिया फैमिली के मेंबर का ही एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग जब उस पेशेंट को अंदर ले जा रहे थे, सच में देखकर लग रहा था बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बुरी तरह से इंजरी हुई थी। उस पेशेंट की हालत देखकर मिष्टी भी जल्दी से ओटी की ओर भागी डॉक्टर सुभाष के साथ। वैसे मिष्टी को एक्सपीरियंस अच्छा था, अभी के लिए वो 2 डॉक्टर ही सर्जन थे, इसलिए दोनों को भी अंदर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा था। वैसे सिंघानिया फैमिली बड़ी फैमिली थी, उनका एक स्पेशल हॉस्पिटल था, पर ड्राइवर को सबसे पास वाला वही हॉस्पिटल लग, इसलिए वो वही लेकर आ गया था। आर्यन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते ही ड्राइवर ने सबको फोन किया। दूसरी तरफ बड़ा सा फार्म हाउस, एक के बाद एक 4 से 5 कार वहां बाहर खड़ी हुई थी। फ्लैट के अंदर किसी के जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज से लग रहा था करीब 4 लोग तो होंगे वहां जो जोर जोर से दर्द से चीख रहे थे। उनकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि दिल की धड़कन ही एकदम से बढ़ सकती थी। आम शख्स देखता तो उसके होश उड़ जाते। केविन ने गुस्से से चेहरे पर पैर रखकर रगड़ते हुए कहा, यही चेहरा था जिसने मेरी बीवी को बुरी नजरों से देखा था। उसकी बातों में एक सनक थी और जुनून भी जो आज केविन के सर पर सवार हो गया था। ये कोई और नहीं, डॉक्टर वसीम था और बाकी 3 लोग वो जो पुलिस के अंडरकवर एजेंट थे, जिनको केविन ने उठा लिया था। 2 महीने से वो अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल रहा था। 2 महीने में पता नहीं कैसे कैसे टॉर्चर से वो लोग गुजरे हुए थे। हर दिन उनके लिए कोई नया तरीका टॉर्चर करने के लिए अप्लाई किया जाता था। हर हफ्ते उनकी सजा पहले से 10% बढ़कर आती थी। 3 लोगों को कांच के अंदर रखा गया था। अभी बस एक ही शख्स वहां फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर केविन ने पैर रखा हुआ था और बड़ी बेरहमी से कुचला जा रहा था। वो सभी लोग बस एक पैंट पर थे, ऊपर से पूरी बॉडी नेक थी। बॉडी पर एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां निशान ना। उनके कमर के नीचे हिस्से पर बस एक पतली सी पतलून थी, पर उसे देखकर लग रहा था वो भी काटी गई थी नीचे से। नीचे कांच के बक्से जो बड़े ही यूनिक थे,
देखकर लग रहा था उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का भी इंतजाम किया गया था, जो हर घंटे बाद अंदर रखी गई बोरी को करंट पास करता। उसी बक्से के अंदर कितने सारे इंसेक्ट छोड़े हुए थे, जो बोरी के जख्मों के निशानों के अंदर बाहर कर रहे थे। उस वजह से जो जलन हो रही थी वो बड़ी दर्दनाक थी, जो जले पर नमक छिड़कने की तरह था। उस वजह से सबकी चीखें वहां के फ्लैट में गूंज रही थी। ये इलाका सिटी के बाहर का था। जब तक वो डोर खुला रहता नीचे तक आवाज सुनाई देती, पर डोर बंद होते ही उस रूम को छोड़कर और कहीं आवाज सुनाई देती ही नहीं थी। केविन के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी, आंखों में आग। डॉक्टर वसीम के चेहरे पर कोई जान ही नहीं बची थी। 2 महीने से डॉक्टर वसीम यहाँ था, पर उसे नहीं पता था वो किस लड़की की वजह से यहाँ था। बस रोज रोज का टॉर्चर जो उसके बस के बाहर हो चुका था। वो जिंदा ही क्यों है ऐसा उसे लग रहा था। बस उसने कभी सुना था केएस के बारे में, पर 2 महीने में देख भी लिया उसका गुस्सा जितना बाहर से शांत, अंदर से वो एक शैतान की तरह था। लवलेस लवर सच में ये ऐसे ही है। फ्लैशबैक। यू आर लव हर मैन। जस्ट शट अप। जोर की आवाज सुनाई दी। कबीर फालतू टाइम जाया मत कर, ये कभी नहीं होगा मुझे और शादी में प्यार, कहकर केविन ने सिगरेट का कश लिया। उसके चेहरे पर कोई इमोशनलेस नहीं थे। वही सामने बैठा शख्स कबीर राठौर बिजनेसमैन के साथ साथ बिजनेस पार्टनर और दोस्त भी था, जो केविन की तरह ही हार्टलेस सीईओ था। ऐसा सबका मानना था। वो बड़े गौर से केविन के चेहरे को ही देख रहा था। कबीर ने मिस्टीरियस स्माइल करते हुए केविन को देखकर कहा, सच में है केविन? अगर नहीं है तो तुम इतना परेशान क्यों हो? 2 महीने से वो मिल नहीं रही है, जो 2 साल में नहीं हुआ क्योंकि वो आंखों के सामने थी। यही इसका रीजन है। दूर जाने के बाद केविन ने गुस्से में कबीर को देखा और कहा, इनफ। पर कबीर कहाँ चुप बैठने वाला था। उसको अब नशा चढ़ गया था, इसलिए वो आगे बोलने से रुक नहीं रहा था। पर अब तुम उसके लिए इतना पजेसिव हो रहे हो, पागल हुए जा रहे हो। कितने दिनों से 4 लोगों को उठाकर ले आए हो और उनको टॉर्चर कर रहे हो, और कहते हो बीवी है, पर कोई प्यार नहीं है। मजाक है क्या? और जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कोई चुटकुला सुना हो। 5 साल के रिलेशन में उस लड़की को छुआ नहीं तुमने, पर बीवी के साथ 5 महीने के अंदर। केविन जो कब से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसने गुस्से में कबीर की गर्दन पकड़कर टेबल पर उसका चेहरे पर दबाव बनाते हुए बोला, तुझे बस कहा था। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहा है? पूरे रूम माहौल तनाव भरा हो गया था। वहां क्या हुआ चारों लोगों को समझ नहीं आ रहा था। एकदम से टेबल पर से सारा सामान नीचे पड़ा हुआ था, और लाल आंखों से केविन गुस्से में कबीर को घूर रहा था। उसकी हाथों की पकड़ अब भी कबीर के गर्दन पर कसी हुई थी, और कबीर का आधा चेहरा उस टेबल पर धंसा हुआ था। वहां बस 2 लोग बातें कर रहे थे, बाकी 2 बस जो भी हो रहा था वो चुपचाप सुन और देख रहे थे। ये इतना बड़ा सीन हो गया था, पर बाकी ऐसे बैठे थे मानो सब कुछ नॉर्मल है। अंदर की तेज आवाज सुनकर वायु भी बाहर से अंदर आ गया था। तभी उसने कबीर के मुंह से सुना, तुम बदल गए हो मिस्टर केएस, बस अपने आप से झूठ बोल रहे हो। लिवलेस लवर हो, बस बाकी दुनिया के लिए, पर अपनी बीवी के लिए नहीं। एकदम से फोन की रिंग में वायु प्रेजेंट में आया और आवाज आ रही वहां देखने लगा, जो उसके हाथ में पकड़े केविन के फोन की थी। केविन ने ग्लव्स पहन रखे थे। उसने अब चेहरे से पैर हटाकर वसीम के जबड़े को कसकर पकड़े हुए कहा, यही आंखें थी जो उस पर थी। आगे कुछ और करता तभी केविन का फोन बज उठा। गुस्सा केविन के चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसे डिस्टर्ब करने वाले का पता नहीं क्या हालत करता वो। केविन ने नजरें उठाकर वायु को देखा जिसके हाथों में फोन था, और वो डरी सहमी नजरों से केविन को देख रहा था। तभी केविन ने एक एम्ब्रोस सिकोड़कर उसे देखा तो वायु ने जल्दी से अपना मुंह खोलकर कहा, सीओ सर, वो आर्यन सर का ड्राइवर है। वो सुनते ही केविन ने ऊपर उठाए हुए वसीम को बोरी की तरह नीचे फेंका और वहां से बाहर निकल गया। पीछे बस रह गई वसीम की दर्द भरी चीखें, पर वहां खड़े किसी इंसान के आंखों में या चेहरे पर कोई भी इमोशनलेस नहीं थे। सारे के सारे इमोशनलेस खड़े बस सामने जो हो रहा था वो सब लोग ठंडी नजरों से सामने देख रहे थे। फर्श पर पूरी तरह खून फैला हुआ था। उन बोरी को जिसमें रखा गया था उस बक्से से नीचे की तरफ से धीरे धीरे निकल रहा था। शायद अंदर जो इंसेक्ट्स थे वो खुश नोच रहे थे। बाहर खड़े लोग केविन के बाहर जाते ही जल्दी से अंदर चले गए, और वो दर्द भरी चीखें फिर एक बार उसी साउंड प्रूफ रूम में कैद हो गई। डोर अंदर से बंद कर लिया गया। वायु जो केविन के पीछे ही था, उसने फोन उठाया था कि दूसरी तरफ से बस 2 लाइन सुनाई दी थी, आर्यन सर का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, और फोन कट गया था। ना हॉस्पिटल का नाम ना कुछ, और केविन जो बेसिन में हाथ साफ कर रहा था उसने वायु को देखकर ऑर्डर दिया था। वो जल्दी से लोकेशन देंगे और अपना कोड चेंज करके उस फ्लैट से बाहर निकल गया। वायु बड़ा फास्ट था अपना काम करने के लिए। बस 5 मिनट में उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींच गई थी। वायु ने आगे बैठते ही दूसरी तरफ से आया रिप्लाई देखकर कहा, सर ये तो कोई छोटा सा हॉस्पिटल है। तब तक कार आगे बढ़ गई। करीब 30 मिनट बाद वायु ने ये 50 मिनट का सफर बस 30 मिनट में पूरा किया था। बाकी लोग में से बस मेल लोगों को ही ड्राइवर ने इस एक्सीडेंट के बारे में बताया था, इसलिए वहां इस टाइम में 3 लोग मौजूद थे।
आर्यन के पापा, दादाजी और केविन जो अभी अभी वहां आकर ड्राइवर को डांटते हुए बोला इस थर्ड क्लास हॉस्पिटल ही मिला था तुम्हें उसे यहां लेकर आने को, पर वहां किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो बेचारा ड्राइवर खुद इतना घबराया हुआ था कि वो डर से कांप रहा था। उसका सर नीचे झुका हुआ था। तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर खुला और एक सॉफ्ट और गुस्सैल आवाज आई, थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास कुछ नहीं होता, बस जान बच जाए वही। पर आगे के शब्द उसके मुंह में अटक गए थे और आंखें हैरानी से बढ़ी। क्या लगता है आपको, कैसी होगी विन और मिष्टी की मुलाकात? केविन पहचान पाएगा मिष्टी को? कौन है वो, कहीं मिष्टी तो नहीं? अब क्या होगा आगे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26। आमने सामने। मुंबई हॉस्पिटल। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली डॉक्टर भले ही उसकी नजरें नर्स के हाथों में पकड़ी फाइल पर थी, पर उसने बाहर खड़े शख्स की सारी बातें सुन ली थी। वो नर्स को अंदर पेशेंट के हेल्थ को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर बाहर खड़े शख्स को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। मिष्टी का हाथ जो अभी मास्क निकालने के लिए बढ़ा था, वो एक ही जगह पर रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी नजरें सामने खड़े शख्स पर अटक गई थी, उसके साथ मुंह से आगे के निकलने वाले शब्द भी उसके मुंह के अंदर रह गए थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था वो इस शख्स को ऐसी मिलेगी। उसके चेहरे पर कुछ भाव आए, उतने तेजी से चले भी गए थे। वही सामने खड़ा शख्स केविन बुरी तरह सामने खड़ी डॉक्टर को घूर रहा था। उसे ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए तो वो इतनी जल्दी से पलटकर देखने लगा था। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो एक सेकंड में चली गई थी, क्योंकि सामने खड़ी डॉक्टर की आंखें वो नहीं थी जो उसके आंखों और दिल दिमाग में बसी थी। ये कोई दूसरी थी, पर पता नहीं क्यों उसे ये चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था। केविन की नजरें और गहरी हो गई थी। वही मिष्टी को लग रहा था वो पकड़ी तो नहीं गई है। उसे आगे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करें। उसे अपने पैर एक जगह पर जम गए थे लग रहा था, पर अगले ही पल उसके कानों में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल रहे डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, जिसने उसके सामने खड़े शख्स को मुंह पर जवाब दिया, मिस्टर आपका इतना एटीट्यूड किसी काम का नहीं है। पता है आप अमीर फैमिली से होंगे, पर इलाज के लिए एक मामूली सी गोली और इंजेक्शन ही लगता है। बस फर्क इतना होता है उसके अंदर की मेडिसिन वो महंगी हो सकती है। खैर आप जैसे लोगों को समझाने के लिए हमारे पास भी समय नहीं है, पर आपको पता हो इसलिए बता रहा हूं। बस चंद मिनटों की देरी और वो शख्स मर जाता। शुक्र मनाओ उस भले शख्स एक भगवान बनकर आया था, इसलिए उसे जो नजदीकी हॉस्पिटल लगा वहां लेकर आया। नहीं तो आप जैसे लोग क्लास की चक्कर में उसकी जान की बलि जरूर देते। इसलिए वो भी अब दिखावटी चीजें ऐसे ही समय पर दिखाएं जहां जरूरत हो। शायद आज हम यहाँ नहीं होते तो यही लो क्लास हॉस्पिटल में भी आपका इलाज नहीं होता। तब क्या करते? वहां खड़े शख्स आंखें बड़ी करके केविन के तय कभी डॉक्टर को देख रहे थे। उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर सारे लोग सिंघानिया फैमिली और केविन के बॉडीगार्ड्स थे। उनकी जान हलक में अटक गई थी। वो सोच रहे थे सामने खड़ा डॉक्टर आज मरना चाहता है, इसलिए सामने कौन खड़ा है ये जाने बगैर ही वो ऐसी बातें कर रहा है। डॉक्टर सुभाष तीखी स्माइल करते हुए बोला, क्या ये क्लास मरने के बाद भी देखकर चलना पड़ता है? ऐसा है तो आपके लिए भगवान ने स्वर्ग और नर्क में भी और दो जगह का चयन किया होगा, प्लेन की तरह लो क्लास और हायर क्लास। तब तक डॉक्टर सुभाष ने मिष्टी के कंधे पर हाथ रखा था, जैसे उसे वो उसके साथ है ये कहने की कोशिश कर रहा था। मिष्टी को पहले ही झटका लगा था सामने अनएक्सपेक्टेड शख्स को देखकर। वो एक झटके से बाहर निकल नहीं पाई कि ये दूसरा उसके सामने उस एरोगेंट शख्स को किसी ने ताना मारा था। वही तीसरा झटका पहली बार किसी गैर मर्द ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो ऐसी सिचुएशन में थी कि वो इतने लोगों के सामने कुछ कर भी नहीं सकती थी। वही कर नहीं पा रही थी, उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था उसने अपने पति को धोखा दिया है। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर भर गया था। पता नहीं क्यों पर केविन की नजरें उस डॉक्टर के चेहरे पर से होते हुए उसके हाथों पर गई थी, और वो उसे ही घूर रहा था। केविन के पास पहली बार बोलने के लिए कुछ नहीं था। जिंदगी और मौत ये उसके हाथ में नहीं थी, पर यहाँ उसके हाथों की मुट्ठी भींच गई थी। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। आज तक किसी की भी उसके सामने और साथ ऐसी बोलने की हिम्मत नहीं थी, पर आज एक दो कौड़ी के डॉक्टर ने उसे आज आसमान से जमीन पर लाया था। पर वहां का माहौल देखकर केविन शांत हो गया था। डॉक्टर ने अब अपने साथ खड़ी डॉक्टर मेहरा को बुलाया और सामने देखते हुए कहा, चलो डॉक्टर मेहरा, ऐसे लोगों से बात करके कोई मतलब नहीं है। देखकर ही लग रहा है कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर केविन को देखकर उसके पीछे देखते हुए बोला, इतना तामझाम तो वही लोग करते हैं। चलो हमारे बस की बात नहीं है इन लोगों को समझाना डॉक्टर अंशिका, हमें और पेशेंट को देखना है। फिर एकदम से अंशिका के हाथों को पकड़कर वहां से जाते हुए बोला, आपका तो समय हो गया है, घर जाने का, आप जा सकती है। दोनों भी वहां से आगे बढ़ गए थे। मिष्टी ख्यालों से बाहर निकल आई थी। मिष्टी खुद से इतना कुछ बोल दिया है, अब और क्या समझाना बाकी था। वो सच रही थी, पीछे देखे या नहीं। उसने पलटकर देखा पर उसकी नजरें केविन की आग उगलती हुई नजरों से जा मिली। एकदम से मिष्टी अंदर तक कांप गई और उसने झट से चेहरा घुमाया और डॉक्टर सुभाष के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी वो घबराहट और नजरें चुराना केविन के तेज दिमाग में हिट कर गया था।
उसने वो बातें बस सुनी, पर रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस लेडी डॉक्टर पर था। वो उसका हर एक रिएक्शन नोटिस कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी नजरें अपने पीछे खड़े वायु की और घुमाई, जो मुंह खोले उसे ही देख रहा था। सिंघानिया फैमिली के लोग भी केविन को इतना कुल देखकर शॉक थे। ऐसा रूप उन लोगों ने केविन का पहली बार देखा था। क्या होगा आगे? आपको क्या लगता है? केविन को शक है डॉक्टर अंशिका पर, या यकीन? क्या होगा आगे? केविन का एक्शन? डॉक्टर से बदला कैसे लेगा वो? जब मिष्टी का सच बाहर निकल आएगा तब डॉक्टर सुभाष की क्या सजा होगी? उसकी बीवी को हाथ लगाने की। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 27, सिक्स्थ सेंस। अपने सीईओ का इशारा पाते ही वायु वहां से निकल गया और फिर एक बार केविन गहराई से सोचते हुए वहीं रुक गया। सामने खड़े दोनों लोग ये देखकर हैरान थे। ये लड़का यहाँ क्यों है? इसे ऐसी जगह से सख्त नफरत है, तो ये यहाँ ठहरा क्यों है? ये सवाल मिस्टर मानिक के साथ साथ आर्यन के पापा को भी पड़ा था। वही दूसरी तरफ, डॉक्टर आप चलिए, मुझे थोड़ा काम है। अपने चेहरे पर आई घबराहट छुपाते हुए डॉक्टर सुभाष से बोली और बड़ी तेजी से निकल गई। पीछे खड़ा डॉक्टर तो बस देखता ही रह गया था। उसके जबान पर आए वो शब्द भी उसे वहीं रुकने पड़े थे। अपने केबिन के अंदर घुसी मिष्टी ने केबिन का दरवाजा बंद करते ही उससे टिककर खड़ी हो गई थी। अब भी उसकी दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से चल रही थी। इतना डर, उसकी धड़कनों की आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। वो अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुकी थी। आज 2 महीने बाद उसे अपने आंखों के सामने देखकर उसका दिल धकसा रह गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था दोनों की मुलाकात ऐसी होगी। खुद को शांत करके वो अपना काम करने लगी। करीब 2 घंटे बीत गए, वो भूल गई थी उसे घर जाना था। वो काम में भी अपना मन नहीं लगा पा रही थी। अपनी जगह से उठकर उसने केबिन की खिड़की पहली बार खोली। आंखें बंद करके वो हवा को महसूस कर रही थी, पर एकदम से वो खतरनाक चेहरा सामने आया और मिष्टी ने एकदम से आंखें खोल दी। अपने साड़ी के पल्लू से अपने माथे पर आए पसीने को साफ करके वो सोचने लगी, अब क्या उसे इस हॉस्पिटल में आना भी बंद करा होगा? वो अपने ख्यालों में और खोती की। मिष्टी के कानों में फोन की रिंग की आवाज सुनाई दी, जो पिछले 1 घंटे से बजकर बंद हो चुका था, पर अब 2 बार रिंग होते ही मिष्टी ने फोन उठाया। देखा तो ये नंबर अनहोन था। उसे उठाए या ना उठाए, यही कश्मकश में वो थी कि उसे स्क्रीन पर फ्लैट का नंबर वो हुआ था। इसी हड़बड़ाहट में मिष्टी ने वो अनहोन नंबर का फोन उठाया और हेलो कहती, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, डॉक्टर साहबा कितनी बिजी है आप, जल्दी हॉस्पिटल आइए, सिटी हॉस्पिटल। और फोन कट गया। मिस्टर आदित्य का नंबर कहते हुए मिष्टी के दिमाग में बस एक ही नाम आया, खुशी। पर और एक बार कंफर्म होना चाहिए, ये सोचकर मिष्टी ने खुशी का नंबर डायल किया। वो 2 से 3 बार बजा पर किसी ने नहीं उठाया। तभी मिष्टी ने फ्लैट का नंबर डायल किया था। बस 2 रिंग और फोन उठा दूसरी तरफ से। क्यों दीदी कहाँ थी आप? आपने फोन नहीं उठाया, इसलिए मजबूरी में आदित्य सर को फोन करता पड़ा और वो आ गए। अभी मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ। खुशी दादी के कपड़े और फाइल लेकर वहां डॉक्टरों ने मांगी ही है। मिष्टी ने बस सुना था, पर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उनमें जान ही नहीं बची थी। पर खुशी हॉस्पिटल में है, कहीं बुरा तो नहीं होगा उसके साथ? ये सोचकर ही मिष्टी के दिल में दर्द सा उठा था। उसकी दोनों आंखों से लगातार बूंदें टपक रही थी। उसके आंखों से पानी टपकने लगा था। उसने हड़बड़ी में बैग उठाया और बाहर भाग गई। केबिन के अंदर आते ही मास्क जो उसने निकाल लिया था वो चेहरे पर लगाना भी भूल गई थी। उसे तो बस अब फिक्र थी खुशी की, उसे खुशी से मिलना था। डॉक्टर सुभाष जो कब से मिष्टी के केबिन के बाहर खड़ा था, उसे तो डॉक्टर अंशिका का रवैया समझ नहीं आया। ये हवा के झोंके की तरह कहाँ भागे जा रही है। वो भी हॉस्पिटल के बाहर आया था, पर तब तक अंशिका रोड के दूसरी साइड खड़ी होकर कोई गाड़ी मिलती है या नहीं ये देख रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। इतने में बूंदाबांदी शुरू हुई। ये देखकर डॉक्टर सुभाष जो दूसरी छेरपल खंबा अंशिका को देख रहा था, वो सर पर हाथ रखकर अपनी कार निकालने पार्किंग की और चला गया। वही मिष्टी के सामने एक कार आकर रुकी। उसने काले शेड्स की वजह से देखा नहीं था। वो हड़बड़ी में जल्दी से अंदर बैठ गई थी, पर जब उसने नजरें उठाई तो सामने वही जाना पहचाना चेहरा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी है गई और अपने आप उसके मुंह से निकला आप। पर अगले ही पल उसने मुंह पर हाथ रखा और पीछे की ओर जाने लगी। पर ये क्या, पीछे डोर बंद हो गया था। हड़बड़ी में मिष्टी ने पलटकर देखा और फिर केविन को। कार का माहौल डरावना हो गया था। केविन ने मिष्टी के मुंह पर रखे हाथ को नीचे किया और उसे अपने गोद में खींचकर बिठाया। अगले ही पल उसके होंठ मिष्टी के होठों पर थे। मिष्टी तो पूरी तरह ब्लैंक हो गई थी। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसने जल्दी से रिएक्ट किया, पर तब तक देर हो गई थी। केविन की पकड़ उस पर बहुत ही ज्यादा टाइट थी। शायद उसे लग रहा था उसने उसे छोड़ा तो वो भाग जाएगी। करीब 20 मिनट बाद अब मिष्टी के हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे। उसने खुद को एकटक देख रहे केविन को देखकर कहा, हु आर यू टू किस मी? डोंट यू फील अशेम्ड किसिंग अनदर वुमन? आप होते कौन हो मुझे किस करने वाले? आपको शर्म नहीं आती किसी गैर औरत को किस करते हुए? वही केविन की एम्ब्रोस सिकोड़ गई थी। पहले उसके एक्सप्रेशन बहुत भयानक है गए थे, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई और उसकी हंसी उस कार में गूंज उठी। मिष्टी के चेहरे को छूते हुए केविन ने उसके गालों पर आई लेस को उंगली पर लिया और उसे गौर से देखते हुए डेंजरस आवाज में बोला, हम
दूसरी औरत, यही सही क्योंकि वो मुझे चाहिए। उसकी नजरें बहुत डरावनी हो गई थी। वही मिष्टी की नजरें केविन के हाथों पर गई तो उसकी सारी दुनिया मानो उसे आंखों के सामने घुमती नजर आ गई। अब सारी सिचुएशन उसे समझ आ गई थी। उसकी असलियत जो सामने आ गई थी। वही आगे कार ड्राइव कर रहा वायु खुद से बोला, मैडम आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। सिक्स्थ सेंस नाम की चिड़िया पता है आपको, वही उसके अंदर कुटकुट कर भरी हुई है। एक झलक भी वो किसी की देखे तो भूलते नहीं है। वही उनके साथ तो आप पूरे 2 साल रही है। फिर भी उनके साथ इतनी बेवकूफी भरी हरकत की, पता नहीं वो अपना 2 महीने का गुस्सा कैसे निकालेंगे। और फ्लैशबैक में चला गया था। कार के अंदर सीओ ये रही सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ ही और एक शख्स को बुलाया गया था, जिसे डॉक्टर अंशिका मेहरा का स्केच बनाने के लिए कहा गया। पहले तो वायु को कुछ समझ नहीं आया था। क्या होगा आगे? अब केविन क्या करेगा मिष्टी के साथ? खुशी के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 28। क्यों छुप रही थी मुझसे? हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर सुभाष कार लेकर आ गया। उसने कार का शीशा रोल करके चारों तरफ नजरें घुमाई, पर उसने देखा बारिश तेज हो गई थी। पर उसे अंशिका कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। बस 5 मिनट बीत गए थे। तो ये लड़की कहाँ चली गई थी? कार का शीशा नीचे होने की वजह से बारिश कार के अंदर आने लगी थी। इसलिए डॉक्टर को कार के शीशे ऊपर चढ़ाने पड़े। डॉक्टर सुभाष ने मायूसी से और एक बार रोड पर नजरें दौड़ाई। तेज बारिश की वजह से कम ही लोग रोड पर चल रहे थे। उसने अपनी कार को फिर हॉस्पिटल के गेट के अंदर डाल दी। वही खड़ा वॉचमैन खुद से, इनको क्या हुआ? अभी तो गए थे और वापस भी आ गए। ये डॉक्टर सुभाष भी ना कब क्या करें, इनका कोई कुछ नहीं कह सकते। अब इनकी शिफ्ट सुबह 9 बजे की थी, पर आज वो 6 बजे ही हॉस्पिटल आ गए। सच में बड़ा असर होता है जब कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए। यही इनके साथ हो रहा है, नहीं तो इनके जैसा कोई और नहीं था। टाइम का पक्का, जो आते अपने टाइम पर था और जाते भी टाइम पर आज देखो एक लड़की के चक्कर में अपने वसूलों को भूल गए हैं। इतनी कम उम्र के होशियार डॉक्टर, सब लोग इसकी इज्जत करते, कयो की बड़े काबिल पसंद जो ठहरे। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल, आदित्य बेसब्री से अंशिका की राह देख रहा था, पर कितनी देर हो गई थी, अभी वो आई नहीं थी। ऊपर से उसे सिंघानिया मेंशन से भी फोन आया था, इसलिए उसे मेंशन जाना था। डॉक्टर वैजंती ने आदित्य को देखा, वो उसे अच्छे से जानती थी। उसने आदित्य को देखकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, इनकी रिपोर्ट देखी हमने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वही आदित्य खुशी की बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने ना समझी में कहा, क्या कोई सीरियस बात है? डॉक्टर हैरानी से आदित्य को देखकर, मिस्टर आपको पता नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड बस कुछ ही महीनों की मेहमान है। जल्दी से उनका इलाज ना किया गया तो वो मर भी सकती है। आदित्य पहले ही डॉक्टर की मुंह से गर्लफ्रेंड सुनकर शॉक था। ऊपर से ये और एक शॉकिंग न्यूज, वो जिस लड़की से इतने बातें करता था वो बस कुछ ही महीनों की मेहमान। ऐसी कौन सी बीमारी है उसे? इसकी बहन भी तो डॉक्टर है ना, तो क्या वो? डॉक्टर आदित्य का चेहरा देखकर समझ गई, जरूर ये बात इनको ही परेशान कर रही है। शायद पूरी बात पता नहीं है और उन्होंने आदित्य को सब कुछ बता दिया था। अब आदित्य खुद भी शॉक्ड हो गया था। उसे धक्का लगा, 17 करोड़ रुपए कोई आम बात नहीं थी। सच में ये 2 लड़कियां ही है, वो कैसे इतने पैसे लाएगी कहां से? वो भी कम से कम 1 करोड़ तक जुगाड़ कर सकता है, उसके ऊपर उसके बस की बात नहीं थी। उसके भाई के पास तो करोड़ों क्या अरबों रुपए थे, पर उससे मांग कैसे सकता था? उसका भाई तो उसकी जान ही लेगा, पर वो ये सब क्यों करेगा? एकदम से आदित्य ने अपने दिमाग से वो ख्यालों को झटका दिया। एक लड़की के पीछे इतना सब करना बेवकूफी नहीं होगी? खुद से सवाल कर आदित्य सर को हाथ लगाकर बैठ गया था। जब से उसने डॉक्टर की बात सुनी उसके होश उड़ गए थे। आज उसे सच पता चला था। वो बीमार लड़की को बस इंजरी नहीं और भी खतरनाक बीमारी थी, जिसका इलाज करना किसी आम शख्स के बस की बात नहीं थी। पर अगले ही पल उसके आंखों के सामने अंशिका का चेहरा आ गया था, और वो उसकी बहन थी, इसलिए वो इतना कर सकता है, बाकी की कहां से करेगा? वो अंशिका से बात करना चाहता था, पर वो अभी तक आई नहीं थी। कहां रह गई ये लड़की? 1 घंटे के ऊपर टाइम हो गया था। आदित्य ने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा, पर उसकी नजरें हॉस्पिटल के बाहर में गेट पर थी। दूसरी तरफ फ्लैशबैक, कितनी देर से सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद बस यही पता चला था, वो लड़की 2 महीने पहले ही यहां मुंबई में आ चुकी थी। वही प्राइवेट जेट की लिस्ट भी आ गई थी। एक साथ सारी इंफॉर्मेशन उसे एक बार में ही मिल गई थी, जिसमें केविन ने आदित्य के लिए भेजे गए जेट की इंफॉर्मेशन थी। वो करीब 3 घंटे उस एयरपोर्ट पर था। केविन की भुवैया तन गई थी। आदित्य ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, तो 3 घंटे वो लोग थे कहाँ? आदित्य ने उन 4 लोगों को मुंह बंद रखने के लिए कहा था, पर वो लोग केविन के थे, वो कभी ऐसा कर सकते थे? वो आए तो उस जेट से ही थे, पर जाते हुए उनको आदित्य ने फ्लाइट लेकर आने के लिए कहा था, और वो किसी और 2 लोगों को लेकर इंडिया आ गया था। उसमें दोनों लड़कियां भी थी और एक डॉक्टर की टीम जो इमरजेंसी बुलाई गई थी। ये सब देखने के बाद 2 लड़कियों के नाम सामने आ गए थे।
खुशी मेहरा और दूसरी अंशिका मेहरा। खुशी को वो पहचान गया और उसी बेसिस पर साथ में जो लड़की है वो उसकी बीवी होंगी, क्योंकि दोनों भी साथ में भागी थी। पर ये लोग आदित्य को कैसे जानते हैं? बहुत सारे सवाल थे, पर उसके जवाब नहीं थे। उसी बीच आर्यन के एक्सीडेंट का फोन आ गया था और सारा काम छोड़कर केविन को यहाँ आना पड़ा था। वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। ये खुशी इस फोन कॉल से फीकी पड़ी, इसलिए केविन आते ही ड्राइवर पर बरस रहा था। स्केच रेडी हो गया। इस आवाज ने वायु ने सामने तो बस एकटक देखे जा रहा था, पर उसके होश तब उड़े जब उसने सीईओ के मुंह से सुना उसकी आंखें ग्रीन बनाओ। वायु झट से स्केच से नजरें हटाकर अपने सीईओ को देखने लगा, जिसकी ग्रेज आइज उस स्केच पर गहरी हो गई थी। उस शख्स ने वही किया, बालों का बन बनाया हुआ था, आंखें ग्रीन। फिर उसके मुंह पर मास्क। बाद में वे हटाकर देखा तो वायु एकदम से बोला मैडम, और केविन के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल। पर अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर सुभाष का हाथ उसके कंधों पर था। वायु ने उस शख्स को पैसे दिए। ये सब हुआ हॉस्पिटल के सामने ही वो शख्स चला गया था। अब केविन ने ये बात पता करने के लिए कही थी, उसकी शिफ्ट कब शुरू होती है और कब खत्म पता। वायु ने फोन निकाला पर वो आगे बोलता, तभी उसे केविन की आवाज सुनाई दी, कार को आगे बढ़ाओ। प्रेजेंट टाइम। ये वही समय था जब मिष्टी हॉस्पिटल से बाहर निकल आई थी, और दूसरी साइड खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। एक बड़े से गेट के अंदर कार एंटर हुई। तभी केविन ने मिष्टी को देखकर कहा, क्यों छुप रही थी मुझसे? तब तक कार रुकी, पर मिष्टी कार से उतरने के लिए रेडी नहीं थी। उसने खुद को कोने में छुपाना चाहा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 29। मुझे जाना है। थोड़ी देर पहले वायु जब अपने ख्यालों में था। दूसरी औरत? किसने कहा तुम दूसरी औरत हो? उसने किसकी? क्योंकि वो उसकी बीवी थी। उसने उसे मौका दिया था उससे दूर जाने का, पर उसने नहीं सुना। तो अब वो उसे कभी दूर नहीं करेगा। जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता उसके ख्यालों में 2 सालों में खोता चला गया। कब वो उसकी जरूरत बन गई उसे भी पता नहीं चला, पर उसने उसे शो नहीं किया वो उसके लिए क्या है। इतने दिनों बाद उसको देखने के बाद बस देखते रहे। उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं था। वो थोड़ी देर और रुक सके, पर आगे कोई और भी था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया और बस मिष्टी के होठों को किस किया था। अब भी उसकी नजरें उसके होठों पर थी। किस से बढ़कर और भी कुछ करना चाहता था। वो कार के अंदर नहीं होते तो उसका बस चलता, तो वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करता। कार में हीटर तो वायु ने पहले ही ऑन कर दिया था। पूरा टाइम केविन की नजरें मिष्टी के ऊपर ही थी। वो उसे नजर भर के देख रहा था। गोद में बैठी थी, फिर भी वो उसे दूर लग रही थी। वो दोनों के बीच की दूरी ही खत्म करना चाहता था, पर उसकी वो बातें उसे बहुत चुभ गई थी। आज तक उसने अपनी जिंदगी में उसके सिवाय किसी को किस नहीं किया था। उसके आंखों में खून उभर आया था। वो शोर नहीं था पहले, पर जब कार उसके सामने रुकी तब उसने देखा शायद रोने की वजह से उसकी एक आंखों की लेंस बाहर आ गई थी। उससे उसकी वो ग्रीन आंखें पूरी तरह दिखने लगी। वो बस उसके साथ कुछ दिन और खेलना चाहता था। वो करना क्या चाहती थी, पर उसका दिल दिमाग पर हावी हो गया और उसने कार का डोर खो दिया। अब आगे केविन की वो डरावनी आंखें और हंसी सुनकर उसका दिल डर से भर गया था। मिष्टी ने जल्दी से सर झुका लिया था। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। उसने सोचा उसके आंखों में लेस है, पर सामने खड़े शख्स के सामने ही उस लेस को निकलना था और उसको सच पता चला। इतना आसान है उसे पहचानना? मिष्टी खुद से सवाल कर रही थी। हाँ है तो वो वैसे ही भागकर बाहर आ गई, खुद को कोसने लगी। डेली तो वो खुद को चेक करती है, पर आज क्यों नहीं किया? वही एकदम से उसके आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उसने इसी शख्स को किसी और के गले से लगते देखा था। और वो केविन के गोद में कसमसाने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था। उसको किस करने की क्या जरूरत थी? पहले से ही उसके पास वो है, तो उसे किस करने का क्या मतलब हुआ? पहले ही उसके करीब जाने से मिष्टी को अपनी बॉडी में एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। उसके लिए उसके अंदर फीलिंग भी थी, क्योंकि वो तो उसे अपना सब कुछ मानकर बैठी थी। वो होप तब टूटी जब लंदन के हॉस्पिटल में दोनों को देखा। वही केविन एक टक मिष्टी के चेहरे को देख रहा था। आज उसे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। 2 सालों बाद उसने उसे इतने गौर से देखा था। कार के अंदर का माहौल बहुत गर्म लग रहा था। बड़ी बड़ी ग्रीन आंखें, उस पर वो काली गहरी पलकें जो छाया कर रही थी। चांद की तरह बेदाग चेहरा, उस पर पानी की बूंदें, पिंक होंठ, वो उसे बहुत पसंद थे। और उसकी स्मेल भी। उसके करीब जाते ही वो खुद के अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस करता था। 2 सालों में जब भी वो उसके पास आया, वो अपने अंदर की बेचैनी मिटाने के लिए, केविन कब उसके चेहरे में खो गया कि वो डॉक्टर के बारे में लगभग भूल गया था, क्योंकि उसकी नजरें तो अपनी वाइफ की खूबसूरती का लुत्फ उठा रही थी। तभी उसके मुंह से निकला, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही थी? क्वोट। केविन की बात सुनने के बाद वो झट से उसकी गोद से दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। केविन को उसका ये दूर जाना बिल्कुल भी पसंद तो नहीं आया था, पर अब उसने बाहर देखा तो उसने हाथों की मुट्ठी बनाई, पर अगले ही पल उसकी नजरें ना चाहते हुए फिर से मिष्टी की ओर चली गई। केविन की नजरें मिष्टी पर अटक गई थी। वो उसे गले लगाना चाहता था, पर क्यों? उसका जवाब उसके भी पास नहीं था, या वो खुद सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। 2 महीने से पागल करके छोड़ा था उसे उसकी याद ने। वो कितने रातों से सोया नहीं था।
तभी केविन की नजरें उसकी गर्दन पर चली गई, जहां पानी की बूंदें थी, वहां से होते हुए पूरी बोरी पर। इतनी नहीं पर थोड़ी बहुत भीग गई थी मिष्टी बारिश में, इसलिए उसकी वो साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी, जिसे बार बार मिष्टी सही करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर कार में शांति फैली रही, तभी केविन के कानों में मिष्टी की बात गई, मुझे जाना है। केविन होश में आकर कठोर आवाज में बोला, कहा। उसकी एम्ब्रोस सिकोड़ गई थी, पर मिष्टी वो सब बताने का छोड़कर बस एक ही रट लगाए बैठी थी, उसे जाने दे। तब तक वो लोग बड़े से विला के सामने आकर रुके थे। कार की गेट के अंदर एंट्री की गई थी। वायु ने जल्दी से आगे आकर बैंक सीट का डोर खोल दिया और केविन बाहर निकल गया। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर कहा, चलो कॉमा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। करीब 10 मिनट बीत गए। केविन कार के डोर को पकड़कर खड़ा था, पर मिष्टी थी कि कार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी। केविन जो गुस्से से भरा हुआ था, उसने झुककर एक नजर कोने में दुख की लड़की को देखा, जो उससे यहां से जाने की जिद कर रही थी। इतनी मुश्किलों के बाद मिलने के बाद वो उसे छोड़कर जाने देगा? कभी नहीं। गुस्से में केविन ने आगे होकर मिष्टी के हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर विला के अंदर चला गया। वहां बाहर खड़े सहारे बॉडी गार्ड्स तो हैरानी से आंखें बड़ी करके दोनों को देख रहे थे, क्योंकि उनके सीओ के कंधों पर जो लड़की थी, वो बार बार हाथों की मुट्ठी बनाकर उनके सीओ को मार रही थी। ये सब लोग उसे जानते थे, उन्होंने उसे और जोर से चिख भी रही थी। ऐसा सीन उन लोगों ने पहली बार देखा था। वही खुद केविन को भी धक्का लगा था, ये देखकर ये लड़की बस 2 महीने क्या उससे अलग हुई, पर उसकी इतनी हिम्मत, वो उस पर हाथ उठा रही है। वैसे मिष्टी के हाथ बहुत ही नाजुक थे, वो लगे भी नहीं होंगे केविन को, पर मेल ईगो हट हो गया था। उसका किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी उसके तरफ, पर ये उसे मार रही थी। दोनों भी विला के अंदर थे। केविन ने गुस्से में कहा, सबके सब यहां से बाहर चले जाओ। बस एक आवाज और उसके बाद सारे सर्वनेट जो कपल थे, वो बाहर निकल गए। सारा विला अब खाली हो गया था। केविन ने मिष्टी को सोफे पर फेंका। वो तैयार ही थी, जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। क्या करेगा केविन मिष्टी के साथ? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 30। जैसे को तैसा। केविन ने मिष्टी को हड़बड़ी में खड़े होकर देखकर कहा, कहाँ जाना चाहती हो तुम? वो भी मुझे छोड़कर? केविन की लास्ट वाली बात सुनकर मिष्टी ने हैरानी से केविन को देखा और खुद में दोबारा 2 बार जो उसके करीब आ गया था और उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने गोद में लेकर बैठ गया। ये सब इतना फास्ट हुआ था कि मिष्टी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला, पर वो केविन से दूर जाना चाहती थी, पर वो था कि उसे बातों में उलझाए रखकर उसके करीब आ गया। फिर एक बार कार के अंदर जो हुआ वो सब मिष्टी को याद आ गया। केविन की नजदीकी उसके ऊपर बहुत असर करती थी। अब भी वो उसके होठों पर केविन के होठों का टेस्ट महसूस कर पा रही थी। उसकी बॉडी की अंदर से निकलती गर्मी भी वो अपने बॉडी के अंदर फिर एक बार फील कर पा रही थी। दोनों कितने करीब थे। अब उसे लग रहा था, पहले जो होता था अब भी वही होगा। वो तब अपनी बॉडी सिकुड़ लेती थी, पर उसने बस उसकी सांसें जो तेज चल रही वही महसूस की, और उसे जो कार के अंदर हुआ वो सब याद आ गया था। जो वहां नहीं हुआ वो सब अब होगा। उसने केविन के बॉडी से निकलती गर्मी भी महसूस की थी, जो उसने 2 महीने पहले उस दिन महसूस की थी। उसके दिमाग में वो बात कौंध गई, उसके साथ फिर जबरदस्ती होगी, पर आज वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। कार के उसकी सांसें जब उसकी गर्दन पर महसूस हुई तभी उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई थी। पर वो सब याद आते ही उसे ये भी डर लग रहा था, कहीं वो सब कार के अंदर शुरू ना हो जाए। पर उसने बस किसकी ऐसी वैसी हरकत नहीं की, बस उसके होठों को बड़ी बेरहमी किस किया था। अब भी उसे अपने होठों पर दर्द महसूस हो रहा था। केविन ने जब अब फिर एक बार उसे अपनी गोद में बिठाया, उसने अपने सर को उसकी गर्दन में घुसाया, पर उसकी पकड़ उसको महसूस करते हुए मिष्टी पर ढीली पड़ गई थी। वो बस उसे अपनी सांसों में समाने की कोशिश कर रहा था। उसी बात का फायदा उठाकर मिष्टी जल्दी से केविन को धक्का देकर उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। वो समझ पाता तब तक वो कितनी दूर जाकर खड़ी हो गई थी। केविन ने फर्श पर हाथों के बल खुद संभाल लिया था, नहीं तो आज उसके सामने खड़ी ये लड़की उसे जरूर अपहिज बनाकर ही मानती। केविन अपनी जगह से खड़ा हुआ और सामने देखते हुए सोचने लगा, उसे देखकर ही डर से कांपने वाली उसकी बीवी आज किसी भूखी शेरनी की तरह लग रही थी। उसकी वो ग्रीन चंचल आंखें देखकर उससे वो अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। केविन ने सामने खड़ी लड़की को देखा और दोनों के बीच की दूरी को, उसकी आंखें उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। जो पहले एकदम चुपचाप उसके साथ जैसे भी बर्ताव करे सह लेती थी, तब उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती थी। वो कितनी गई है, बस 2 महीने 10 दिन और 9 घंटे, पर आज उसे वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। देखो आज उसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे गुस्से से घूर रही थी। केविन सिंघानिया की आंखों में आंखें डालकर देखना ये सबके बस की बात नहीं थी। केविन पहली बार मिष्टी को ऐसा देख रहा था। उसे उस सरल सीधी लड़की से अच्छी आज उसके सामने खड़ी लड़की बहुत की आकर्षक लग रही थी। उसके पलक झपकते ही वो कितनी तेजी से उठकर खड़ी हो गई। पर केविन भी कहाँ कम था। उसने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लेकर अपने पैर मिष्टी की ओर बढ़ा दिए। उसकी आंखों में वो डर देखना चाहता था, जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया था।
पर ये क्यों उसकी एम्ब्रोस सिकुड़ गई जब उसने मिष्टी के चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन ना देखकर उसे अपनी ओर आता देखकर मिष्टी अपने कदम पीछे लेने लगी थी। पर उसकी आंखें केविन की आंखों में देख रही थी। वो मन में खुद से बोली, डरना नहीं है तुझे मिष्टी, आंखों में आंखें डालकर देखो, डर अपने आप चला जाएगा। एक पल के लिए आंखें बंद की और सोचने लगी उसे खुशी ने क्या बताया था। वो राक्षस थोड़ी ना है जो तुम उसे डरती हो। वो अपने पति होने के हक सकता है तो तुम भी अपनी पत्नी होने के हक उससे लो। वो तुम्हें देगा कैसे नहीं, जैसे जहर जहर को काटता है। उसके पहले तुम उसकी मर्जी से रही हो, अब ये भी सीख लो, उसके खिलाफ जाकर भी रहना सीख लो। तो अब बारी है अपने अंदर की पत्नी को बाहर लाने की। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाए किस बला से भीड़ गया मैं। और खुशी की बातों पर रोते हुए ही हंस पड़ी। वो सारी बातें जैसी कई तैसे उसे याद थी। जैसे को तैसा बर्ताव करो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। वो तुम्हारी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना, ना ही दिखना है। उसे इतना तंग करो वो परेशान हो जाए, ये सोचकर उसने तुम्हें क्यों परेशान किया था। बार बार अपने आप में मिष्टी यही सब बोलकर अपनी हिम्मत बढ़ा रही थी। केविन अब तक सोफे के पास आकर खड़ा हो गया, पर उसकी नजरें मिष्टी के चेहरे पर। उसने एक नजर हाथों में बंधी रिस्ट वॉच में देखा, फिर आराम से सोफे पर बैठ गया। पर उसने सर इस तरह सोफे पर झुकाए हुआ था कि उसकी गर्दन पीछे थी और वो आंखें खोलकर मिष्टी को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मजाकिया हंसी थी। वही अपनी जगह से मिष्टी डाइनिंग टेबल को जाकर टकराई थी। उसकी आंखें बंद थी। उसने गिरने से पहले खुद को संभाला और आंखें खोलकर लगी तो उसकी नजरें दो आंखों से जा मिली। उसका दिल धकसा रह गया था। उसने सोचा, ये इंसान इतना अजीब क्यों है, कैसे उल्टा लेटा है, ऐसे कौन देखता है कौमा। उसने अपने आप से केविन को देखकर सोचा, ये ऐसा क्यों बैठ है, क्या ये आगे कुछ नहीं करेगा। उसे अपने ख्यालों से केविन ने बाहर निकाल लिया और कह रहा था, वहां क्यों खड़ी हो, जाओ मेरे लिए कुछ बनाकर लाओ। पर अगले ही पल केविन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब तो ये उसके लिए झटके से कम नहीं था। दूसरी तरफ नील को खुशी के बारे में पता चला था, क्योंकि सिटी हॉस्पिटल में भी वो बड़ी बड़ी सर्जरी करता था, इसलिए उसके पास उस हॉस्पिटल के बहुतांश अधिकार थे। आज उसी के तहत हॉस्पिटल के नए भर्ती किए गए पेशेंट की लिस्ट नील का कंप्यूटर पर फ्लैश हो रही थी। क्या खुशी के साथ मिष्टी की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी नील को? क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा आगे? 30 चैप्टर समाप्त हुआ, आगे कल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AK नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। बाय बाय।